अष्टांग हृदय चैप्टर नंबर 1 आयुष काम्य अध्याय अर्थात आयुष की कामना करना। इस अध्याय का पूर्ण उद्देश्य है लंबी आयु, जो कि आयुर्वेद में वर्णित है। सबसे प्रथम हम श्री धन्वंतरी जी को नमस्ते करते हैं इस प्रकार। Salutation to the unique and rare physician who has destroyed without any residual all the diseases like lust, anger, greed, ignorance, jealousy, selfishness, ego, which are constantly associated with the body, which is spread all over the body, giving rise to disease, delusion, and restlessness. This salutation is done to Lord Dhanvantari. Purpose of life, essential quality to learn Ayurveda. To achieve the purpose of life, that is dharma, arth, kam, moksha. Dharma, following the path of righteousness. Arth, earning money in a legal way. Kam, fulfilling your desire. In moksha, achieving salvation. To achieve this purpose of life, one should concentrate on having a long life. To learn the science of Ayurveda, which explains how to achieve this purpose. Obedience is the most important quality. To achieve these four purusharths, dharma, arth, kam, moksha, the person should have obedience, videya. आयु काम्यामेनेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदो उपदेशेषु विधेय परम आदरः. Origin of Ayurveda. Lord Brahma, remembering Ayurveda, taught it to Prajapati. He in turn taught to Ashwini Kumars, twins. They taught it to Lord Indra. He taught it to Atre's son, Atre Punarvasu, and other sages. They taught it to Agnivesha and others, and they, Agnivesha and others disciples, composed treatises, and each one separately. From these Ayurvedic textbooks, which are too elaborate and hence very difficult to study, only the essence is collected and presented in Ashtanga Hridaya, which is neither too short nor too elaborate. इस अध्याय में हमें आयु की कामना करना और जो जीवन में चार लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो चार पुरुषार्थ हैं, उन्हें हमें कैसे पाना है, इसका उपदेश दिया गया है। शुरुआत में धन्वंतरी जी की वंदना दी गई थी, तत्पश्चात आयुर्वेद का प्रयोजन, उसके बाद आयुर्वेद का अवतरण, किस प्रकार ब्रह्मा जी से वह पृथ्वीलोक पर आया। क्रमबद्ध सबके नाम दिए गए थे, प्रजापति, अश्विनी, इंद्र, आत्रेय। इसके बाद है ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद की 8 ब्रांच है। काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्व, शल्य, दष्टा, जरा, वृषण। काय जनरल मेडिसिन, बाल पीडियाट्रिक्स, ग्रह साइकेट्री, ऊर्ध्व डिसीजेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ईयर, नोज, थ्रोट, आइस, हेड। ऊर्ध्वांग मतलब जो अंग जत्रु के ऊपर के हों, द ऑर्गन्स और द डिसीजेस विच आर रिलेटेड टू द नेक रीजन एंड अबव। उसके बाद शल्य मतलब सर्जरी, ऑपरेशन, ऑपरेटिव प्रोसेसेस। दष्टा मतलब टॉक्सिकोलॉजी, जरा गैरेटिक्स,
और वृष मतलब एफ्रोडाइसिक्स थेरेपी। ये आयुर्वेद के 8 अंग हैं। इसके बाद त्रिदोष, वायु, पित्त और कफ, जिन्हें मूलतः वात पित्त कफ के नाम से भी जाना जाता है, आर द 3 दोष ऑफ द बॉडी। परफेक्ट बैलेंस ऑफ द 3 दोष लीड्स टू हेल्थ, इम्बैलेंस इन त्रिदोषस लीड टू डिसीजेस। अर्थात वायु पित्त, वात पित्त और कफ, इनकी समानता शरीर में होगी तो शरीर स्वस्थ है। अगर इनकी असमानता होगी तो जो शरीर है अर्थात जो हेल्थ है वो अफेक्ट होगी और हम रोगी हो सकते हैं। The 3 doshas are present all over in the body, but their presence is especially seen in particular parts. If you divide the body into 3 parts, the top part up to chest is dominated by kapha dosh, between chest and umbilicus is dominated by pitta, and below umbilicus is dominated by vata. जो नाभि के नीचे का हिस्सा है वो वात का, नाभि और हृदय के बीच में जो है वो पित्त का, और जो हृदय से ऊपर है वो कफ का स्थान है। सिमिलरली इन अ पर्सन्स लाइफ डे एंड नाइट द फर्स्ट पार्ट इज डोमिनेटेड बाय कफ, द सेकेंड इज डोमिनेटेड बाय पित्त एंड थर्ड पार्ट इज डोमिनेटेड बाय वात। While eating and during digestion, the first part, second, third are dominated by कफ, पित्त and वात। जब हम खाते हैं तब कफ, जब खाना पच रहा होता है तब पित्त, और जब खाना पच गया होता है तब वात की अधिकता होती है। इसी प्रकार दिन के प्रहर में भी देखा गया है कि रात्रि के समय वात, दोपहर में पित्त और सुबह के समय कफ की अधिकता रहती। टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव फायर्स, 4 प्रकार की अग्नियां होती हैं, विषम, तीक्ष्ण, मंद और सम। विषम अग्नि जो होती है जो वात प्रधान व्यक्तियों में होती। द पर्सन विथ विषम अग्नि विल समटाइम्स हैव हाई एपेटाइट एंड समटाइम्स लो। वायु के कारण अग्नि प्रभावित होती है। जिस तरह आपने देखा होगा कि गांव में पहले के टाइम में चूल्हे में आग लगाते थे तो उसमें फूंक मारते थे तो वो तेज हो जाती थी, और यहाँ कभी तेज हवा चल जाती थी तो वो कम भी हो जाती, जो आग की लो होती। तो उसी प्रकार जो विषम अग्नि जिस पुरुष में होती है उसमें भी ऐसा ही होता है कि कभी तो बहुत भूख लगेगी लेकिन फिर कभी कभी लगेगी ही नहीं। फिर दूसरा है तीक्ष्ण अग्नि, तीक्ष्ण मतलब तेज, इन्फ्लुएंस्ड बाय पित्त, इसमें पित्त की अधिकता होती है और जो व्यक्ति का जो डाइजेशन पावर है वह बहुत अधिक होता है, पाचन शक्ति अधिक होती। मंद अग्नि एक कफ प्रधान व्यक्ति में होती है, तो जिस पुरुष को मंदाग्नि होगी उसकी जो पाचक शक्ति होगी या तेज होगा वह कम होगा। सम अग्नि इज इन्फ्लुएंस बाय 3 दोष, मतलब वह पुरुष जिसमें सम अग्नि होगी उसका प्रॉपर तरीके से डाइजेशन होगा और सही समय पर होगा। तो इस तरह से हमारी 4 अग्नियां हो गई, विषम, तीक्ष्ण, मंद और सम। इसके बाद हम बात करें कोष्ठ की, अर्थात डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स। तो कोष्ठ जो होता है वह 3 तरह का होता है, क्रूर, मृदु और मध्य। जो क्रूर कोष्ठ होता है वह वात की वजह से होता है, ज़्यादा समय तक अन्न पेट में रहता है या पचता है, और जो बाउल मूवमेंट्स होते हैं वो इर्रेगुलर होते हैं। इसको कॉन्स्टिपेशन भी कह सकते हैं। क्रूर कोष्ठ मतलब कॉन्स्टिपेशन, जो कि वात प्रधान व्यक्ति में होता है। मृदु, सेंसिटिव स्टमक विच हैज़ वेरी
शॉर्ट डाइजेशन पीरियड, जिसकी अग्नि बहुत तेज होगी। जैसा अपन ने देखा तीक्ष्ण अग्नि थी पित्त की, तो इसमें भी पित्त की अधिकता होती है। तो दूध जो कि बहुत अच्छा है सेहत के लिए, अगर उन्हें पित्त प्रधान व्यक्तियों को जिसकी अग्नि तीक्ष्ण है, मृदु कोष्ठ है, अगर उसको दूध पिलाया जाएगा तो विरेचन हो सकता है, अर्थात उसको फीसेस हो जाएंगे, बाउल मूवमेंट इजी हो जाएगा उसका। और मध्य कोष्ठ प्रॉपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, बाउल इवैक्यूएशन एट प्रॉपर टाइम्स। इसमें क्या होता है कि जो कोष्ठ है ये सम कोष्ठ है, अर्थात त्रिदोष का बैलेंस है इसमें। तो इसमें समय पर पाचन होगा और समय पर उसका निष्कासन होगा। इस प्रकार हमारा कोष्ठ का पाठ खत्म हुआ। उसके बाद है प्रकृति। प्रकृति मूलतः 3 होती है। यह जो होती है स्पर्म और ओवम के मिलने के टाइम पर ही डिसाइड हो जाती। Like the poison in natural and inherited to poisonous insects, similarly the Prakriti body type is inherited to humans. The body type is decided during conception based on qualities of sperm and ovum. तो वात पित्त और कफ प्रकृति, वात प्रकृति हीन प्रकृति, पित्त प्रकृति सम प्रकृति और कफ प्रकृति उत्तम। मतलब कि जो वात प्रकृति है वो लो क्वालिटी है, पित्त प्रकृति है वो मध्यम यानी कि मॉडरेट, और कफ प्रकृति है वो गुड क्वालिटी की, ऐसा माना गया है। अब जो ये तो मूलतः 3 प्रकृतियाँ हो गई, लेकिन ऐसे पुरुष भी होते हैं जिनमें 2 प्रकृतियाँ होती हैं। जैसे त्रिदोष बॉडी टाइप हुआ, जो त्रिदोष बॉडी टाइप होगा ये बेस्ट क्वालिटी होगी, क्योंकि इसमें वात पित्त और कफ इक्वल मात्रा में होंगे। उसके बाद जो डुअल बॉडी टाइप्स होते हैं तो इनको अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन होते तो हैं, क्योंकि स्पर्म की अलग क्वालिटी होगी, ओवम की अलग क्वालिटी होगी, दोनों मिलेंगे तो जो जाइगोट बनेगा उसकी अलग क्वालिटी होगी। इस प्रकार से वात पित्त, पित्त कफ और वात कफ, ये जो बॉडी टाइप्स होते हैं डुअल बॉडी टाइप्स, ये दीज आर नॉट गुड, ऐसा कहा गया। अब क्वालिटीज़ ऑफ वात। क्वालिटीज़ ऑफ वात क्या होती है कि जो वात होता है तत्र रूक्ष लगो शीत खर सूक्ष्म चलो अनिलह, अर्थात ड्राइनेस होगी, लघु लाइटनेस होगी, शीत मतलब कोल्डनेस होगी, खर मतलब रफनेस होगी, सूक्ष्म मतलब माइन्यूटनेस, चल मतलब मूवमेंट होगा। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं ये वात की होंगी। और क्वालिटीज़ से पहले अपन एक जो कॉमन क्वालिटीज़ होती है जो दे के रखी है 20 टाइप्स ऑफ क्वालिटीज़। गुरु मंद हिम स्निग्ध सुलक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुणा स सूक्ष्म विशदा विशंति स विपर्यायः, अर्थात गुरु मंद हिम स्निग्ध सुलक्षण सांद्र मृदु स्थिर सूक्ष्म विशद, ये 10 बॉडी टाइप है। और विशंति ही मतलब 20 हैं, सविपर्याय मतलब जो ऊपर 10 दे के रखे हैं उनके विपरीत जो है इनको भी अगर मिला दिया जाए तो ये 20 गुण होते हैं। तो गुरु मतलब हैवी, इसका हो जाएगा लघु मतलब हल्का, मंद मतलब स्लो, तीक्ष्ण मतलब फास्ट मतलब जल्दी क्विक, हिम मतलब कोल्ड, उष्ण मतलब हॉट, स्निग्ध मतलब अनकॉर्टियस और रूक्ष मतलब सूखा, सुलक्षण मतलब स्मूथ, खर मतलब रफ और सांद्र मतलब कठिन सॉलिड होगा, और द्रव मतलब लिक्विड। मृदु का होता है कठिन, मतलब कि सॉलिड और सांद्र और कठिन में अंतर है
ये जो सांद्र का है वो द्रव है, मृदु का है कठिन। मतलब मृदु मतलब जो होगा वो सॉफ्ट होगा, और कठिन मतलब हार्ड होगा। स्थिर मतलब स्टेबल होगा, और चल मतलब मूवेबल होगा। उसके बाद सूक्ष्म मतलब स्टेबल होगा, स्मॉल होगा, और स्थूल मतलब बड़ा होगा अधिक मात्रा में। सूक्ष्म और स्थूल। विशद का मतलब नॉन स्लाइमी होगा, विक्षिल का मतलब स्लाइमी होगा। जैसे जो सीमेन होता है वो स्लाइमी होता है, उस प्रकार से विशद और पिक्षिल हो गया। तो ये 20 क्वालिटीज़ हैं जो कि वात पित्त और कफ में डिवाइडेड है, और बहुत सारी चीज़ों में ये आगे हमें आएंगी। स्नेह। अब पित्त की अपन क्वालिटीज़ देख लेते हैं। पित्तम सस्नेहम तीक्ष्णोष्ण लघु विस्र सरम द्रवम। मतलब कि जो पित्त होगा उसमें स्नेह होगा, तीक्ष्ण होगा, उष्ण होगा, लघु होगा, गरम होगा, तेज होगा। उसमें स्नेह ऑयलीनेस होगी, कम होगी। विस्र होगा मतलब उसकी अलग ही गंध आएगी। सरम मतलब फ्लूइडिटी होगी। द्रव मतलब लिक्विडिटी आर द क्वालिटीज ऑफ पित्त। अब कफ की क्वालिटीज देखते हैं। स्निग्ध ऑयली, स्निग्ध शीतो गुरु मृदः सुलक्षणों मृत्सिन्न स्थिर कफ। जो कफ होता है वो स्थिर होता है, हैवी होता है, कोल्ड होता है, क्लियर होता है, ऑयली होता है, और इमोबाइल होता है, स्टेबली होती है, जेली के फॉर्म में होता है। तो ये सब क्वालिटीज़ हैं कफ की। अब जो दोष होते हैं उनका इम्बैलेंस हो जाता है तो दो प्रकार से होता है कि जैसे अगर एक दोष या दो दोष बड़े होंगे तो उसमें संसर्ग होगा, और अगर 3 दोष होंगे तो उसको सन्निपात बोलेंगे। मतलब अगर जो एक दोष या दो दोष से इम्बैलेंस होगा तो उनको संसर्ग बोलते हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसमें 3 दोषों का इम्बैलेंस होगा तो उसको सन्निपात बोलते हैं। उसके बाद बॉडी टिश्यू और वेस्ट। बॉडी टिश्यू होते हैं सार, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन होता है, रक्त जो होता है वो ब्लड होता है, मांस मसल, मेद मतलब फैट, अस्थि मतलब कि इसमें बोन्स और कार्टिलेजेस आ जाएंगी, मज्जा मतलब कि बोन मेरो, और शुक्र मतलब सीमेन और ओवम। Entire male and female genital tracts and its secretion are grossly covered under शुक्र धातु। उसके बाद मल की बात करें तो मल में पुरीश आ जाएगा, मतलब फीसेस, स्वेद मतलब पसीना स्वेट, और मूत्र मतलब यूरिन। ये 3 तरह के वेस्ट होते हैं, पुरीश, स्वेद और मूत्र। इसके बाद कि जब दोष बढ़ जाएगा या तो घटेगा, या क्षय होगी या वृद्धि होगी। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार है। इक्वल क्वांटिटीज लीड्स टू इंक्रीज, मतलब जो वृद्धि ही समाने सर्वेशम विपरीतते विपर्याय। मतलब कि अगर सेम क्वालिटी लोगे तो जो दोष होगा वो बढ़ेगा, अगर उसके अपोजिट लोगे तो दोष होगा जो घटेगा। जैसे वात की क्वालिटी थी ड्राइनेस, तो अगर पर्सन जो होगा वो अपने आप को ड्राई वेदर में रखेगा, ठंडे वेदर में रखेगा, तो उसकी ड्राइनेस इंक्रीज होगी, मतलब वात बढ़ ही जाएगा, तो उसकी जो स्किन होगी वो और ड्राई हो जाएगी। तो इसी प्रकार अगर ऑयली चीज़ें वो लेगा तो ड्राइनेस कम होगी। अगर वो स्नान पश्चात अपने पूरे शरीर पे तेल लगाएगा तो ड्राइनेस कम होगी। तो इससे क्या होगा, वात जो होगा वो डिक्रीज होगा। अब
अब जो रस होते हैं वो 6 होते हैं। स्वाद, अम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण, कषायकः, षड। मतलब स्वाद मतलब स्वीट, मधुर, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो जो अगर अपन इनको देखें तो सबकी एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है। मतलब कि जो स्वीट टेस्ट होगा वो मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को। उसके बाद जो है कि ये जो रस है इनका त्रिदोष से क्या संबंध। तो मधुर, अम्ल, लवण जो होंगे वो कफ को बढ़ाएंगे, और कफ और वात जो है इनका इन्वर्सली रिलेशन है कि मधुर, अम्ल, लवण खाओगे तो कफ बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा तो वात घटेगा। और कटु, तिक्त, कषाय है, अगर इनको सेवन करेंगे तो कफ घटेगा, कफ घटेगा तो फिर वात बढ़ेगा। इसी प्रकार अम्ल, लवण और कटु इनसे पित्त बढ़ता है। अम्ल, लवण, कटु से पित्त बढ़ेगा। मधुर, तिक्त और कषाय, मधुर, तिक्त और कषाय से पित्त कम होगा। अब जो भोजन होते हैं, फूड सब्सटेंसेस, ये 3 तरह के होते हैं, शमन, कोपन और जो स्वास्थ्य हित के लिए होते हैं। शमन, कोपन और स्वास्थ्य हित के लिए। जो शमन होगा मतलब कि जो बॉडी में दोष को, बढ़े हुए दोष को नॉर्मेसी पे लाएगा, नॉर्मल करेगा। शमन मतलब कम करेगा। कोपन मतलब जैसे दोष कम हो गए, ये भी एक व्याधि उत्पन्न कर सकता है, तो उसको अपन को बढ़ाना है। जैसे कफ को बढ़ाना है तो मधुर, अम्ल, लवण अपन भोजन में बढ़ा देंगे तो ये कोपन करेगा, तो कफ नॉर्मेसी की ओर आएगा, जो कम हो गया था वो नॉर्मल हो जाएगा। और स्वास्थ्य हित मतलब कि जो फूड दैट मेंटेन्स द नॉर्मेसी ऑफ द त्रिदोष एंड हेल्थ, जो नॉर्मल बॉडी को करे वो स्वास्थ्य हित में आ जाएगा। वीर्य जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, उष्ण वीर्य और शीत वीर्य। उष्ण वीर्य मतलब जिनकी पोटेंसी हॉट होती है, जैसे जो मिर्च होती है वो हॉट पोटेंसी की होती है, और जो मिल्क होता है वो कोल्ड पोटेंसी का होता है। तो these are the 2 types of potencies. Gradually substances that have अम्ल, लवण, अम्ल, लवण, कटु ये हॉट होते हैं, और जो मधुर, तिक्त और कषाय ये कोल्ड नेचर के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ विपाक। विपाक मतलब कि जब डाइजेशन के बाद जो टेस्ट होता है फूड का इंटेस्टाइन में, उसको विपाक बोलते हैं। कन्वर्जन ऑफ टेस्ट आफ्टर इनिशियल फेज ऑफ डाइजेशन, मतलब कि माउथ में अलग उसका विपाक होगा, स्टमक में अलग होगा, इंटेस्टाइन में अलग होगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका विपाक अलग होगा। मधुर, अम्ल, लवण, कटु 3 विपाक होते हैं। तो मधुर में आ जाएगा मधुर और लवण, अम्ल में आ जाएगा अम्ल, और कटु में आ जाएगा कटु, तिक्त और कषाय। तो 3 तरह के विपाक हो गए, मधुर, अम्ल और कटु। फिर 20 गुण अपन ने देख लिए थे। गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, लक्षण, सांद्र, मधु, स्थिर। गुणास सूक्ष्म विशदा विशंति स विपर्याय। अब जो व्याधि होती है
उसके कारण होते हैं लेस और मोर और wrong unison of time, sense or function is the reasons of disease, and the right unison of these three factors काल, अर्थ और कर्म, इनका जो योग होना चाहिए वो सही होना चाहिए, तो डिसीज नहीं होगी। अब इम्बैलेंस ऑफ त्रिदोष इज डिसीज और परफेक्ट बैलेंस इज कॉल्ड हेल्थ। ये डेफिनेशन हो गई। उसके बाद जो डिसीज होती थी वो दो वजह से हो सकती है, निज या आगंतुक। निज मतलब डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू इम्बैलेंस इन इंटरनल फैक्टर, ईटिंग एक्सेसिव हॉट सब्सटेंसेस लीडिंग टू गैस्ट्राइटिस, और जो जीआईटी होता है उसमें अल्सर्स भी हो सकते हैं। तो ये निज मतलब आपकी इंटरनल, उसकी वजह से डिसीज होगी तो वो निज होगी। आगंतु मतलब जो बाहर से होगी, जैसे डिसीजेस कॉज ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज इंजरीज। बोथ दिस टाइप ऑफ डिसीजेस कैन अकर टू बॉडी एंड माइंड। तो जो निज और आगंतु है ये शरीर को भी हो सकती है, मन को भी हो सकती है। जैसे अगर खुद ही आप दुखी हो विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर, तो ये निज आपका मतलब ये आपकी दिक्कत है। लेकिन अगर किसी के कहने से आप दुखी हो तो ये आगंतुष मनोव्याधि में आ जाएगा। इस प्रकार जो मेंटल दोष होते हैं, मानस दोष होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, रज और तम। और जो सत्व होता है वह गुण में आता है। तो अगर तीन मनों के गुण बोलेंगे, मानस गुण कितने होते हैं, तो अपन को तीन बताना है, सत्व, रज और तम। लेकिन अगर मानस दोष बोलेंगे तो उसमें दो आ जाएगा, रज और तम। क्वालिटी ऑफ रज मतलब क्या होता है, क्वालिटी ऑफ माइंड दैट ड्राइव्स अस टू टेक एक्शन। मतलब अब जैसे शेर आ रहा है सामने से तो अपन को एक्शन लेना है, ये अपन का आ जाएगा रज गुण की वजह से। और तम दैट लीड्स टू इनएक्शन एंड लेथार्जी, मतलब कि आलसी पड़े हुए हैं। जिस प्रकार कफ की वृद्धि होती है तो जो व्यक्ति होता है वो आलसी होता जाता है, तो उसमें तम गुण की अधिकता आ जाती है। जैसे जब अपन मिड डे के टाइम में अपन एक्टिव रहते हैं, लेकिन शाम तक आते आते इवनिंग तक हम में तम गुण की अधिकता हो जाती है। तो इसी प्रकार अपन ने देखा था कि रात्रि में कफ बढ़ जाता है, और रात्रि को ही अधिकतर मैक्सिमम पर्सन को रात में ही नींद आती है, क्योंकि तम गुण बढ़ जाता है। हाउ टू टेस्ट पेशेंट। अब जो रोगी आएगा उसको अपन को टेस्ट कैसे करना है, तीन तरह से कर सकते हैं अपन उसका, कि उसको उसका पता लगाना है कि उसको क्या डिसीज़। तो दर्शन, जब वो आ रहा है तब कैसे आ रहा है उसको देख के अपन पता लगा सकते हैं, स्पर्शन करके पता लगा सकते हैं, और प्रश्न पूछ के, सीधा उससे पूछ के। तो दर्शन मतलब इंस्पेक्शन या ऑब्जर्वेशन, स्पर्शन मतलब टच करना, स्पर्श करना, और प्रश्न मतलब सीधा अपन उसको प्रश्न करके पूछ सकते हैं। अब एग्जामिनेशन ऑफ डिसीज, कि उसको डिसीज कौन सी है इसको पता लगाने के लिए निदान मतलब उसका कॉज अपन उससे पूछ सकते हैं या अपन पता लगा सकते हैं उससे प्रश्न पूछ के। उसके बाद पूर्व रूप, मतलब जो अपन को उसमें सिम्टम्स उसको जो दिखे थे, क्योंकि अपने पास फर्स्ट स्टेज में तो आएगा नहीं। उसके बाद लक्षण, जो सिम्टम्स अपन को, क्लिनिकल फीचर्स जो अपन को दिख रहे हैं। और उपशय मतलब जो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं वो उपशय में आते हैं। और आपती या संप्राप्ति मतलब उसकी पैथोजेनेसिस, जो अपन को अब आगे जो डिसीजन लेने। तो इस तरह से अपन एग्जामिनेशन ऑफ डिसीज कर सकते हैं। अब जो देश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं,
भूमि देश और देह देश। भूमि देश मतलब लैंड, और देह देश में आ जाएगा बॉडी, यानी कि शरीर। जो भूमि देश होते हैं वो 3 प्रकार का होता है, जांगल, अनूप और साधारण। जांगल में वात की प्रधानता होती है, तो मतलब जैसे अपन इसे याद कर सकते हैं कि जंगल में हवा तेज चलती है तो वो वात प्रधान है। जैसे रेगिस्तान हो गया, माउंट हो गए, हिली एरियाज हो गए, जहाँ पे वेजिटेशन कम होगी और वाटर रिसोर्सेज भी कम होते हैं, लेकिन हवा वहाँ चलती रहती है। और आनूप मतलब जो ये होंगे कफ प्रधान होंगे, इसमें पानी की अधिकता होगी, जो वेजिटेशन है वो चारों तरफ होगा, सनलाइट कम होगी और हीट कम होगी, क्योंकि वेजिटेशन है मतलब कि पेड़ पौधे अगर ज़्यादा होंगे तो सूरज की रोशनी कम होगी और गर्मी भी कम होगी। साधारण मतलब इसमें क्या होता है, तीनों दोषों की समानता होती है, बैलेंस होता है। जैसे जो मॉडरेट टाइप के माउंटेन्स और हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे पानी भी होता है, वेजिटेशन भी होता है और सनलाइट भी होती है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो काइंड्स ऑफ टाइम, 2 kinds are considered. One is normal, another is stages of disease. मतलब एक जो काल होगा जिसमें आपको कोई रोग नहीं है, लेकिन जो दूसरा काल होगा उसमें आपको रोग है। तो इस तरह से 2 समय हो सकते हैं। और जो मेडिसिन्स होती है वो 2 बेसिक प्रिंसिपल्स पे काम करती है। शमन यानी कि शोधन, शमन और शोधन। तो शमन यानी कि जो आपके शरीर में ही उसको दोष को कम कर दे या बढ़ा दे, जो भी आपको मतलब, जैसे शमन यानी कि वो तो करेगी कम, लेकिन जैसे अपन ने पहले देखा कि अगर दोष कम हो गया है तो उसको अगर अपन को बढ़ाना है तो कोपन करना पड़ेगा। शमन, कोपन और जो स्वास्थ्य हित के लिए जो अपन ने फूड्स देखे थे पहले, तो इस प्रकार है। तो शमन मतलब कि जो दोष को नॉर्मेसी की तरफ ले आए, माने पैलेटिव ट्रीटमेंट। ये जैसे अगर डिसीज़ उसको हो ही नहीं है लेकिन अपन को पता है कि उसको अंदर है डिसीज़, तो उसको अपन पहले शमन की औषध देंगे तो उससे वो ठीक हो जाएगा। और शोधन कब करेंगे, ये प्यूरिफिकेशन ट्रीटमेंट्स होते हैं, मतलब कि जब वो पूरी तरह से अगर व्याधि उसको हो चुकी है, अपन को पता है या बहुत कॉम्प्लेक्शन है उस डिसीज़ का, तो उसको सीधा अपन को शोधन कर्म कराने होंगे। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, वात, पित्त और कफ के लिए वात के लिए वस्ती, पित्त के लिए विरेचन और कफ के लिए वमन। तो शोधन शमनम चेति समास्त औषधम द्विविधा शरीरजानाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम वस्ति विरेक को वमनम तथा तेलम घृतम मधु। अब जो शमन के लिए होंगे वो तेल, घृत और मधु होगा। तेल होगा वात के लिए, पित्त के लिए घी, और जो शहद, मधु, वो है कफ के लिए। तो इस तरह से शमन और शोधन हो गया। उसके बाद जो ट्रीटमेंट होगा, मेंटल बैलेंस, जो जितनी भी मेंटल इम्बैलेंस होता है या जो अपन को मेंटल बैलेंस पाना है, उसके लिए 3 औषधियाँ हैं। धी मतलब इम्प्रूविंग इंटेलिजेंस, धैर्य मतलब इम्प्रूविंग करेज, और आत्म मतलब सेल्फ रियलाइजेशन। ये 3 तरीकों से अपन मेंटल बैलेंस पा सकते हैं। यहाँ ये 3 चिकित्सा है मेंटल इम्बैलेंस को क्योर करने की। उसके बाद 16 फैक्टर्स ऑफ ट्रीटमेंट्स, मतलब जैसे डॉक्टर, मेडिसिन, नर्स और पेशेंट, ये 3 चीज़ों पे ही अपन
जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी अपन ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनके लिए इन 4 चीज़ों की आवश्यकता है। पहला डॉक्टर होना चाहिए, दूसरा मेडिसिन होना चाहिए, तीसरा नर्स होनी चाहिए और चौथा पेशेंट होना चाहिए। अब इन चारों के ही 4-4 गुण होते हैं। जैसे डॉक्टर के 4 गुण क्या हैं? दक्ष तीरार शास्त्रो दष्टकर्मा शुचिर भिषक, मतलब दक्ष होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। शस्त्र मतलब उसको शास्त्र और शस्त्र मतलब दोनों का ज्ञान होना चाहिए, उसको डिसीज के बारे में उसको पता होना चाहिए और ट्रीटमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए। और दृष्ट कर्मा मतलब उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, जो जिस डिसीज़ को वो ट्रीट कर रहा है उसको पहले से पता होना चाहिए कि ये डिसीज़ क्या है। और शुचि मतलब डॉक्टर अगर साफ सूथ में रहेगा तभी तो पेशेंट को वो ठीक कर सकता है। और जो डॉक्टर गंदगी में रहता है तो पेशेंट भी कैसे जाएगा उसके पास। अब मेडिसिन जो होती है वो उसके भी 4 गुण होते हैं, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग औषधम। अब इसमें श्लोक क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो ये 16 चतुष्पाद बोलते हैं या जो भी षोडश हैं, ये चतुष्पाद मतलब कि डॉक्टर, मेडिसिन, नर्स और पेशेंट, और इनके ही 4-4 गुण, तो कितने हो गए? 16। तो इनमें श्लोक इम्पोर्टेंट है, एक एक लाइन के हैं। बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग औषधम। बहुकल्प मतलब कि उसके जो फॉर्मुलेशन होने चाहिए, जो फॉर्मूले होने चाहिए, जो अपन जैसे अगर जैसे पैरासीटामोल है, वो है तो पैरासीटामोल, लेकिन उसके भी फॉर्मूले होते हैं कि किसी में एसिलोफिनेक भी डली रहती है। तो इस प्रकार जो उसके जो बहुकल्पम जो फॉर्मुलेशन होने चाहिए और डोजेज होने चाहिए, उसको अनेकों प्रकार में वो हमें प्राप्त होनी चाहिए। जैसे इसमें दिया हुआ है कि जैसे कोई औषधि है, वो पाउडर फॉर्म में भी है, लिक्विड फॉर्म में भी है और ऑयल के फॉर्म में भी है, माने 3-4 तरह में एक ही औषधि है। जैसे कि नॉर्मली अपन देखें तो विटामिन की जो टैबलेट्स आती है लेकिन सिरप भी आता है, ऐसा जो मेडिसिन है वो अलग अलग फॉर्मुलेशंस में अपन को अवेलेबल होना चाहिए। बहुगुणम मतलब उसके गुण जो है वो अधिक होने चाहिए, ऐसा नहीं कि वो एक ही डिसीज़ को क्योर करे, उसके गुण अनेक होने चाहिए। संपन्न यानी कि जो भी डिसीज़ हुई है उसको हटाने में वो संपन्न हो। योग्य मतलब सूटेबल एंड अप्रोप्रिएट फॉर स्पेसिफिक डिसीज़, वह योग्य होनी चाहिए जो अपनी व्याधि है उसको हटाने के लिए सही तरीके से योग्य। उसके पास नर्स यानी कि परिचारक, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अनुरक्त सुचिर दर्शो बुद्धिमान परिचारक। अनुरक्त मतलब इसको पूरी तरह से ये इसको कंपेशन होना चाहिए पेशेंट की ओर। शुचि मतलब ये भी साफ सूथ में रहना चाहिए। दक्ष मतलब एक्टिव होना चाहिए और अलर्टनेस होनी चाहिए। बुद्धिमान कि जैसे इन एब्सेंस ऑफ डॉक्टर, अगर वैद्य नहीं है तो यह कुछ डिसीजन ले सके, यानी कि बुद्धिमान यानी इंटेलिजेंट होना चाहिए। उसके बाद पेशेंट के 4 गुण क्या है? आढ्य रोगी भिषक वश्यो ज्ञापक सत्वान पी। आढ्य रोगी भिषक वश्यो ज्ञापक मतलब आढ्य मतलब उसके पास धन होना चाहिए। भिषक वश्यो मतलब जो भिषक मतलब जो डॉक्टर कह रहा है, भिषक मतलब डॉक्टर के वश्यो मतलब डॉक्टर के वश में होना चाहिए, मतलब कि जो डॉक्टर कह रहा है उसका 100% पालन करें, ओबीडियंट हो डॉक्टर के। और ज्ञापक मतलब उसकी जो मेमोरी होनी चाहिए वो गुड होनी चाहिए, मतलब जो उसको बताया गया है वो उसको याद रहना चाहिए कि मेरे को ये करना है। और सत्ववान मतलब कि उसको सही तरह से डॉक्टर को अपनी डिसीज़ के बारे में बताना चाहिए। हैविंग गुड स्ट्रेंथ टू टॉलरेट डिसीज एंड ट्रीटमेंट, सही तरह से बताए और जो क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैं, जैसे अगर ऑपरेशन करना है या कुछ भी स्टिच करना है तो वो
उसको सहन कर सके। और ट्रीटमेंट के जितने भी प्रोसीजर्स हैं जिसमें पेन होता है तो उनको सहन करने वाला होना चाहिए। तो ये गुण हो गए पेशेंट के। और जो डिसीज़ होती है वो दो प्रकार की होती है, एक साध्य और दूसरी असाध्य। जो साध्य होती है मतलब कि कैन बी क्योरेबल, और असाध्य मतलब इनक्योरेबल। जो साध्य होती है वो भी दो प्रकार की होती है, एक सुख साध्य और कृच्छ साध्य। सुख साध्य मतलब इजी टू क्योर, मतलब जो आसानी से ट्रीटमेंट करके जो पेशेंट है वो ठीक हो जाता है। और उसके बाद कृच्छ साध्य मतलब कि डिफ़िकल्ट टू क्योर। इसमें जो पर्सन होता है वो ठीक तो हो जाता है लेकिन डिफ़िकल्टी के साथ। उसके बाद असाध्य, इसमें भी दो आती है, याप और अनुक्रम। असाध्य मतलब विच कैनॉट बी क्योर्ड। अब याप मतलब जिसमें मेडिसिन इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल द पेशेंट इज़ अलाइव। जैसे बहुत सारी मेडिसिन होती है जो लाइफ लॉन्ग चलती है, जैसे ऑपरेशन हो गया तो इम्यूनो सप्रेसिव्स जो रहते हैं वो लाइफ लॉन्ग लेने पड़ते हैं। उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स रहते हैं वो लाइफ लॉन्ग चलते हैं, जैसे डायलिसिस हो गया तो वो याप्य में आएगा। अनुक्रम नथिंग कैन बी डन, मतलब कि जो अनुक्रम डिसीज़ होती है उसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। मतलब जो असाध्य में याप्य है इसमें पर्सन जिंदा रहता है तब तक जब तक वो औषधि ले रहा है। जैसे डायबिटीज इज बेस्ट एग्जाम्पल। तो जो पहला चैप्टर है वो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।